नमस्कार, मैं राजेश। दोस्तों, इसके पहले हम लोग जो अपना इकोनॉमिक्स का पहला क्लास पढ़े थे उसमें हम लोग देखे थे कि अर्थशास्त्र पढ़े थे हम लोग। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है, इसको हमने बखूबी ढंग से समझ लिया था, बहुत अच्छे से। तो आज हम लोगों का जो इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। यह इतनी बेहतरीन क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था को ठीक से और समझ लेंगे और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है इन सभी को हम समझ लेंगे। आप लोग अगर इसे समझ लेंगे तो कोई भी पेपर आप लोग देते होंगे तो एक दो क्वेश्चन उसमें आपको जरूर क्रैक कर जाएगा। वहां पर इतने प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है इसको हम एक एक करके डिटेल से पूरा समझेंगे और देखेंगे कि क्या है, ये कैसे होती है, क्या होती है और कहाँ पे कैसे होती है। इसके सभी पक्षों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था की दो परिभाषा मूल रूप से यहाँ होती है, एक इसके शब्दों के आधार पर होती है और एक इसके क्रियाकलाप के आधार पर। अगर हम लोग यहाँ इसके शब्दों के आधार पर देखें मेरे भाई, तो ये अर्थ जो है, जैसे पता है अर्थ का मतलब यहाँ मनी होता है, मनी, और ये व्यवस्था जो होती है, व्यवस्था का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता है, यानी मनी मैनेजमेंट। हम लोग के घर में, परिवार में अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह, तो हम लोग पहले मनी को सेंटर में रखते हैं। मनी को सेंटर में रख के उसके जो अकॉर्डिंग व्यवस्था बनाई जाती है, यही होता है अर्थव्यवस्था। यानी पैसे को केंद्र में रखकर जो भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं वो अर्थव्यवस्था होती है। तो ये होता है शब्दों के आधार पर, यानी मनी को मैनेजमेंट, मनी को सेंटर में रख के और जो मैनेजमेंट किया जाता है ये है अर्थव्यवस्था। ये इसके शब्दों के आधार पर हमने बताया। और एक क्रियाकलाप के आधार पर उस दिन बताया था हमने क्या, कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में जब आपको मैं अंतर पढ़ा रहा था उस दिन, तो उसी दिन मैंने बताया था कि एक होता है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होता था, मैंने बताया था कि कोई भी काम यदि हो रहा है, यदि उस काम में पैसे का लेन देन हो रहा है तो उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। और आर्थिक क्रियाओं का घटना, आर्थिक क्रियाएं जब घटती हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और दूसरी परिभाषा हमने देख लिया कि जब आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कुछ बिक रहा है, कुछ खरीदा जा रहा है, और मतलब कोई चीज़ जो है बन रही है, कोई चीज़ बेची जा रही है, तो इसके बारे में जो है, ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये है अर्थव्यवस्था। अब हम लोग मेरे भाई अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ समझने वाले हैं ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो हम लोग यहाँ देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था के एक एक प्रकार को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लीजिए, वस्तु और सेवा। यदि आप वस्तु और सेवा को अगर समझ लेते हैं तो इन सबको समझने के लिए आपके जो है बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो मेरे भाई वस्तु और सेवा हम लोग जानते हैं जिसे इंग्लिश में बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस, ये गुड्स का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो वस्तु होती है, ये होती है वस्तु, और ये सर्विस क्या होती है, सेवा। वस्तु और सेवा हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। वस्तु क्या होती है, फिजिक्स में जो साइंस में बताया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसका कुछ न कुछ भार होता है। तो ये होता है फिजिक्स के अनुसार परिभाषा। लेकिन हम लोग यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये हम लोग अर्थशास्त्र के हिसाब से इसकी परिभाषा अगर देखें तो कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसका बाजार में कुछ न कुछ मूल्य हो, तो उसे हम लोग वस्तु कहेंगे। तो हो गया, जैसे ये मार्कर है, इसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसका हम लोग अगर कबाड़ के हिसाब से बेचेंगे तो बाजार में कुछ न कुछ 10-20 पैसा या कुछ न कुछ इसका मूल्य तो होगा ही। तो ये हो गया वस्तु। और सेवा क्या होती है कि कोई ऐसी चीज़ जिसे हम लोग देख न सके, केवल महसूस कर सकते हैं और उसका बाजार में कुछ न कुछ मूल्य होता है, तो ये होती है सेवा। जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो ये जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा को आप देख नहीं सकते हो, केवल आप इसे महसूस करते हो, हाँ ये हमें कुछ दे रहे हैं, और जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ इसके बदले आप हमें कुछ पैसा दोगे। तो ये यानी क्या हो गया, ये जो है अनविजिबल होता है, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका कुछ न कुछ मूल्य होता है मार्केट में। तो ये हो गया, आप लोग हम समझ लिए। अब हम लोग को ये समझना है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। आप लोग पहले समाजवादी का मतलब समझ लीजिए। समाजवादी का मतलब ये होता है कि समाज में एक समानता लाना, समाज में समानता स्थापित करना ही ये होता है समाजवादी। समाजवादियों का सिद्धांत क्या होता है कि ये ज़्यादातर जो है गरीब, पिछड़े और जो दबे कुचले हुए, इनके हित में कार्य करना चाहते हैं। इनका ये होता है, समाजवादियों का उद्देश्य ये होता है, अगर कोई खा के मर रहा है, एक मतलब कोई गांव है, घर है, बगल में कोई खाने के लिए मर रहा है और उसके बगल में कोई खा के मर रहा है,
तो समाजवादियों का कहना होता है भैया जो खा के मर रहा है उसका कुछ छीन कर हम लोग उसे दे देंगे जो खाने के लिए मर रहा है। तो इस सिद्धांत पर समाजवादी लोग कार्य करते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी भी है, तो हम लोग देखे होंगे कि उनका जो उनके नेता होते हैं ये सब हमेशा जो है समाजवाद यानी समाज में जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जो है तमाम गरीब, लाचार, विवश इत्यादि की बात हमेशा उठाते हैं। अब करते हैं या नहीं करते हैं इस पर हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो है भाषण इन्हीं के जो है इर्द गिर्द होता है। तो हम लोग ये समाजवादी अर्थव्यवस्था हम लोग देखें, हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं। ये वस्तु और सेवा के आधारित क्या है कि यानी उत्पादन के आधार पर, ये देखिए तीनों जो होती हैं समाजवादी और पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब उत्पादन के आधार पर इसका हम लोग परिभाषा समझते हैं। कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, हमारे इस फैक्ट्री में, उद्योग में, इंडस्ट्रीज में कुछ न कुछ तो उत्पादन होगा। तो क्या उत्पादन, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितना होगा और उन वस्तुओं और सेवाओं का जो है मूल्य कितना होगा, इनका जब डिसीजन जो है केवल सरकार, मूल्य मुख्य रूप से जब सरकार लेती है कि हाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, कितना होगा और इसका मूल्य कितना होगा, इन तीनों बातों का डिसीजन जब मुख्य रूप से सरकार लेती है तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो हम लोग इसे देख लिए। अगर हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ होती है, जैसे रूस ये अपनाता है। रूस में क्या कहता है भैया, जैसे कोई भी कंपनी है वहाँ पर उद्योग धंधे, तो वहाँ पे सरकार के अनुसार होता है कि आप इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करोगे और इतना करोगे और इसका कितना मूल्य होगा ये हम तय करेंगे, आप नहीं तय करोगे। तो ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखें, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है ये, जैसे पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने समाजवादी का बताया था कि एक खाने के लिए मर रहा है, एक खा के मर रहा है तो उसका छीन कर उसे दे दिया जाता है, समाजवादियों का सिद्धांत है। अगर हम लोग पूंजीवादी का सिद्धांत क्या होता है, पूंजीवादी लोग कहते हैं भैया जो काम करेगा वही जिएगा, जो नहीं कमाएगा वो नहीं खाएगा। हम लोग उसका क्यों दे, वो कमा रहा है तो हम लोग छीन कर उसका क्यों दे, जो जितना कमा सके कमाए, जो न कमा सके वो नहीं खाएगा। तो उनका इस सिद्धांत पर होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर क्या है, इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, कितना होगा और उसका मूल्य कितना होगा, इन तीनों बातों का निर्धारण जब कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां करती हैं, खुद करती हैं, तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या था, इन तीनों बातों का निर्धारण, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, कितना होगा, उसका मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर जब कंपनियां खुद डिसीजन लेती हैं, यहाँ सरकार नहीं लेती है, तो यहाँ पर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाती है। और अगर आगे हम लोग देखें ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर होती है, ये जैसे होता है जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जैसे चाइना हो गया और अन्य जो देश हो गए, वहाँ पर ये होती है। अगर हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखें तो ये क्या होता है भैया, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये जैसे समाजवादी और पूंजीवादी का मिक्सचर होता है। जैसे हमें पता भी है कि अपना देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय नेहरू जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया था। हालांकि नेहरू समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन उन्हें पता था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू करने से, समाजवादी सिद्धांत लागू करने से सिर्फ गरीब खुश होते हैं, उसमें अमीर वर्ग जो होता है, जमींदार, पूंजीपति इत्यादि नाराज हो जाते। इन लोगों के नाराज होने से क्या होता कि वोट में बहुत ज़्यादा यही लोग पूरा जो होता है कि जितवाने का कार्य करते थे, तो ये लोग कट जाते नेहरू से। इसीलिए नेहरू जी ने ये यहाँ पर दोनों का मिक्सचर, ये भैया गरीब खुश, गरीब वोट देगा और जो है अमीर जो है वोट दिलवाएगा। तो दोनों को यहाँ बैलेंस करके उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि जब किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, उन वस्तुओं का उत्पादन कितना होगा और उनका मूल्य कितना रखना होगा, जब सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलजुल कर इन तीनों का फैसला लेती हैं, तो इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसे हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक है अलग चीज़, ये खुली अर्थव्यवस्था क्या है, ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था वह होती है जहाँ से वस्तुओं और सेवाओं का आसानी से निर्यात किया जा सके विदेशों में और विदेशों से आसानी से सामान मंगाया जा सके। यानी जहां आयात और निर्यात का खुली छूट होती है वहां पर जो है खुली अर्थव्यवस्था होती है, यह ओपन इकोनॉमी। जैसे भारत भी खुली अर्थव्यवस्था फॉलो करता है, ये कोई भी चीज़ अपना विदेशों में बेच सकता है और कोई भी वस्तुओं सेवाओं को विदेशों से मंगा सकता है। तो जब खुली छूट होती है कि आप जाइए चाहे जहाँ जिस देश में बेचिए और चाहे जिस देश से जाइए आप खरीद कर लाइए,
तो ये सिद्धांत जो होता है ये खुली अर्थव्यवस्था का होता है। इसका उल्टा होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है कि जब जो होता है कि न तो जो देश न तो आयात करता हो और न तो निर्यात करता हो, मुख्य रूप से वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, तो वहाँ पर ये जो है बंद अर्थव्यवस्था होती है। ये जब अमूमन ये जापान को माना जाता है। जापान ऐसा होता है, जापान ऐसा है, हालांकि जापान अपना बहुत सारा सामान निर्यात करता है और मंगाता बहुत कम है, पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ये जापान को माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या है कि वहाँ आयात और निर्यात प्रतिबंध होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट के ऊपर होते हैं, अपने ऊपर डिपेंड होते हैं, तो यहाँ पर ये बंद अर्थव्यवस्था। अब अगर हम लोग अगली जो प्रकार है अर्थव्यवस्था की, जो ब्लू इकोनॉमी, ये होता है क्या है, नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था क्या है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है कि यह समुद्री संसाधनों पर निर्भर करता है। वह अर्थव्यवस्था जहाँ की जो है, जो मूल रूप से मुख्य रूप से जो है जो समुद्री संसाधनों पर डिपेंड करते हैं, जैसे मछली, झींगा इत्यादि पर जो है डिपेंड करता है। जिस देश के पास जितनी ज़्यादा समुद्री तट होता है, उसकी जो है ब्लू इकोनॉमी उतने ज़्यादा जो है बड़ी होती है। अब जैसे हम लोग अगर भारत की बात करें मेरे भाई, भारत में यहाँ पर हम लोग देख लें, जैसे मान लीजिए यहाँ गुजरात हो गया और यहाँ ये हो गया। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो है सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र तट से लगती है। तो यानी भारत के पास कुल 7500 किलोमीटर, कितना, 7500 किलोमीटर कुल समुद्र तट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इतनी भारी मात्रा में जब यहाँ समुद्र तट है, तो भारत को जो है ब्लू इकोनॉमी में ग्रो करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। और जैसे भारत जो है, ये समुद्री संसाधन को सी फ्रूट भी बोला जाता है। तो भारत अपना जो समुद्री संसाधन सी फ्रूट जो होता है, सबसे ज़्यादा अमेरिका को निर्यात करता है। यानी कि भारत को जो है ब्लू इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। और जैसे होता है, आप लोग सोचेंगे क्या पूरा समुद्र होता है? पूरे समुद्र में उनका अधिकार पूरे समुद्र में नहीं होता है। अब जैसे यहाँ ये समुद्री तट हो गया, ये बाउंड्री हो गई। अब यहाँ से 200 नॉटिकल माइल, NM 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो समुद्री संसाधन को जो है वहाँ पर उसका अधिकार होता है। मतलब वहाँ संप्रभुता तो केवल 12 नॉटिकल माइल तक होता है। यानी किसको आने देना है, किसको जाने देना है, यहाँ पर कौन सी जहाज आएगी, कौन सी जाएगी, किसको रोकना है, किसको जाने देना है, ये संप्रभुता का जो होता है यह 12 नॉटिकल माइल तक होता है। लेकिन समुद्री संसाधन को वहाँ पर जो है शोधन करने का, समुद्री संसाधन को जो है वहाँ पर लेने का, वो जैसे मछली वगैरह पकड़ना, इन सभी का जो है 200 नॉटिकल माइल तक होता है। ये नॉटिकल माइल क्या है मेरे भाई, NM। नॉटिकल माइल में, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है, यानी 1.25 किलोमीटर। तो यहाँ हम लोगों ने ये देख लिया, भारत के पास ब्लू इकोनॉमी में अपार क्षमता है बनने की। आगे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ग्रे यानी भूरी अर्थव्यवस्था। ग्रे अर्थव्यवस्था अगर हम लोग देखें, ये क्या है मेरे भाई, भूरी अर्थव्यवस्था। जो ग्रे अर्थव्यवस्था है, भूरी अर्थव्यवस्था, ये होती है जहाँ के श्रमिक, जहाँ के मजदूर अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है ब्लू जो ग्रे इकोनॉमी हो जाती है। तो आप लोग कहेंगे ये संगठित और असंगठित क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए। एक संगठित होता है, 2 क्षेत्र होते हैं। कोई भी आदमी काम करता है, कोई कहीं भी काम चलता है, तो वह काम जो है मुख्य रूप से 2 क्षेत्र में होता है, एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। तो संगठित होता है और एक असंगठित। संगठित क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास हो और यहाँ पर पहले से निर्धारित होता है कि आपका काम इतने बजे से इतने बजे तक है, इतने घंटे आपको काम करना है, आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी और आपको हर महीने इतना पेमेंट मिलेगा। तो इस क्षेत्र में जो कार्य किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, इन सब जो होते हैं ये संगठित क्षेत्र में आते हैं। और असंगठित क्या होता है कि इनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है कि ये लोग आज कितना कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, कि इनको कितना घंटा ये कब आएंगे, कब लगाएंगे। जैसे ठेला वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, ट्रैक्टर, टेम्पो, ये सब जो होते हैं, इनका काम का घंटा कोई निर्धारित नहीं होता है, या कितना कमाएंगे ये निर्धारित नहीं होता है। इन पर जो है सरकार के रूल, नियम, रेगुलेशन लागू नहीं होता है। ये जब मन करे आए, जब मन करे जाएं, ये इनके ऊपर डिपेंड होता है। तो भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 80% के आसपास हैं। तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की जो है संख्या ज़्यादा है। तो जो विदेशों के लोग कहते हैं कि भारत जो है एक ग्रे इकोनॉमी है, भूरी अर्थव्यवस्था है। तो ये हम लोग देख लिए।
अब हम लोगों की दो जो मुख्य इंपॉर्टेंट वाली बची है, ये क्या है, गिग अर्थव्यवस्था। गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है मेरे भाई? गिग अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर ठेका पे काम चलता हो। ठेका मतलब प्रोजेक्ट आधारित। जिस देश में जो है प्रोजेक्ट आधारित कार्य चलता हो वहां पर जो है गिग इकोनॉमी होता है। अब आप लोग कहेंगे प्रोजेक्ट आधारित क्या होता है? हम लोग जैसे कोई काम देते हैं, ठेका पर देते हैं, भैया आप इतना, ठेका जो है पहले से निर्धारित होता है कि आप हमारा इतना काम कर दीजिए, इतने दिन में कर दीजिए और हम आपको इतना पैसा दे देंगे, उसके बाद जो है हमारा आपका नाता खत्म हो जाएगा। तो ये होती है। तो सरकार जो है क्या करती है, जो जहाँ जिस देश में गिग अर्थव्यवस्था लागू होती है, गिग अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर होता क्या है कि सरकार जो है कोई सड़क बना रही है या कोई पार्क बना रही है या कोई फिर जान लीजिए कोई कंपनी बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, तो करती क्या है कि वो जाकर जो है जो ठेकेदार होते हैं, कंपनियां प्राइवेट होती है, उनसे उनका टाई अप हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो वहाँ कहते हैं भैया हम आपको बना दीजिए, हमारा हम आपको इतना पैसा देंगे और इतने दिन में आप हमारा बना दीजिएगा। तो यह डिपेंड होता है और ठेका उसी को दिया जाता है जो योग्य होता है, शिक्षित होता है, यानी योग्यता के आधार पर प्रोजेक्ट दिया जाता है। और अगर हम लोग चक्री अर्थव्यवस्था, ये क्या है, चक्री अर्थव्यवस्था को देखें तो जहां पर ये RRR पाई जाती है, ये फिल्म वाला RRR नहीं है, जिस अर्थव्यवस्था में ये RRR पाई जाती है वहां पर जो है चक्री अर्थव्यवस्था होता है। ये एक क्या है, तो रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस मतलब हम लोग कोई भी संसाधन उपयोग करते हैं, जैसे कोई भी ये हो गया, जैसे पेन हो गया, कापी हो गया, प्लास्टिक थैली इत्यादि को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज न करें, कम से कम इसका यूज करें, कम करने का प्रयास करें। और एक होता है कि क्या होता है, रिसाइकिल। रिसाइकिल यानी हम लोग कोई संसाधन यूज कर रहे हैं तो उसे ऐसे संसाधन का उपयोग किया जाए जिसको फिर से बनाया जा सके, रिन्यूअल किया जा सके, जिससे संसाधनों की बर्बादी न हो। और एक ये क्या होता है, ये क्या होता है, रीयूज, यानी ऐसे संसाधन को बनाया जाए, ऐसे संसाधन को मतलब पहली बात तो संसाधनों को कम से कम प्रयोग किया जाए, फिर संसाधनों का जो है रिसाइकिल किया जा सके और जिससे उसका रीयूज किया जा सके। यानी जो RRR पे डिपेंड होती है वहाँ पर चक्री अर्थव्यवस्था होती है। तो एक और होती है वहाँ पर छायादार अर्थव्यवस्था, इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छायादार, छायादार अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिस अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है वहाँ पर छायादार अर्थव्यवस्था होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्लैक मनी क्या है, तो ब्लैक मनी वह मनी होती है, कोई भी पैसा हो, यदि जिस पैसे पर टैक्स नहीं लगा हो, वह सरकार से छिपा है, सरकार के हाथ में नहीं गया, सरकार के हाथ में गया होता तो सरकार उसका टैक्स लेती और उसको देती। यानी जिस पैसे पर टैक्स नहीं लगा है वह पैसा जो है ब्लैक मनी कहलाता है। तो क्या होता है ब्लैक मनी में, यहाँ पर होता कैसे, जैसे टैक्स चोरी हो गया, तो वह टैक्स चोरी जब बड़े मात्रा में बड़े लेवल पर होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर ये छायादार अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, इसको पूरा भली भांति समझ लिया कि अर्थव्यवस्था को समझा और अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने इसके प्रकार थे हम लोग इसको समझ लिए। तो आगे हम लोग अर्थव्यवस्था की जो है तीसरी क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।